तिटंडो कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं ललित मोहन पांडे जी। यह इस कहानी का अंतिम भाग है। इस कहानी के पहले 7 भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए यह भाग शुरू करते हैं। मंजरी भाभी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। जैसे उन्होंने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अनुपम भैया से कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने सारे लिहाज को त्यागते हुए उनको तेज आवाज में डांटते हुए कहा, खबरदार मंजरी भाभी, अगर दोबारा आपने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सुना था कि इंसान के अंदर नैतिकता का हाश हो जाने से कभी कभी राह भटक जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है, लेकिन वह इतना पतित हो जाते हैं जितना कि आप, यह मैंने पहली बार देखा है। जिस माँ का आपने सब कुछ लूट लिया, उसी माँ को आप अनाथ समझकर वृद्धाश्रम में रखने की बात कर रही हैं। इतना बड़ा अन्याय करते हुए क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कार नहीं रही है? क्या आपको महाकाल से भी डर नहीं लगता है? जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। जैसा आप मम्मी जी के साथ व्यवहार कर रही हैं, जब आपके बच्चे वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे, तब एक माँ के दर्द और उसकी पीड़ा का भान आपको होगा। आपके भी माता पिता जीवित हैं, क्या उनके बारे में भी आप ऐसा ही सोच सकती हैं? गुस्से में मैंने अनुपम भैया को भी खूब सुनाया। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आज से मेरे हृदय में जो भी स्नेह आपके प्रति था वह सब समाप्त हो गया है। वैसे भी जिस दिन आपने पापा जी के सपने के मंदिर के समान बंगले को कौड़ियों के दाम बेच दिया था, उसी दिन से आप मेरी नज़रों में गिर गए थे। आपको ज़रा भी लज्जा नहीं आ रही थी कि जिस माँ ने आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया, उसी माँ के बारे में आपकी पत्नी के आचरण को आप सहन कर रहे हैं? यह कैसी पत्नी भक्ति जो माँ के वात्सल्य से भी बड़ा हो जाए? मेरी कड़वी बात उनको हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे बीच में ही टोकते हुए गुस्से में पागल होकर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने मुझको फिर से एक बार अपशब्द कहते हुए बोला, नालायक, बदतमीज, अब तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम किस हक से मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हो? अभी मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, वरना स्थिति गंभीर हो जाएगी। फिर मैंने भी उनको जवाब दिया कि अब आप मुझको क्या जाने के लिए कह रहे हैं? अब तो यह मकान किसी दूसरे का हो गया है। आप खुद ही यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। एक बात आप दोनों पति पत्नी को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि मम्मी जी कोई अनाथ महिला नहीं है जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाएंगी। अभी उनका यह बेटा श्याम इस लायक है कि अपनी माँ को इज्जत के साथ अपने घर में रख सकता है। उसी आवेश में मैंने मम्मी जी से कहा कि आप इन लोगों का घटियापन देख लीजिए। मुझको यह आशंका पहले से ही हो रही थी और मैंने आपको बताया भी था। मेरी शंका सही साबित हो गई। आज वही सामने घटित हो रहा है। इन लुटेरों से कह दीजिए, इनको जहाँ जाना है वहाँ जाएं। आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। मेरी बातें सुनकर वह बोली, बेटा, यह सब मेरे भाग्य का दोष है। तुम्हारे साथ मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसी कॉलोनी में मैं वर्षों रह चुकी हूँ। उस कॉलोनी में अधिकांश लोग मुझको जानते हैं। जब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए बेटा, 2 सप्ताह की तो बात है, किसी वृद्धाश्रम में रह लेंगे। 2 सप्ताह बाद अनुपम मुझको वहाँ से लेकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करो। मम्मी जी का कोमल मन अभी भी अपने पुत्र के प्रति आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। उनको यह आशा और विश्वास था कि अनुपम भैया उनको आकर ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के दुराचरण से मुझको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुपम भैया अमेरिका चले जाने के बाद दोबारा लौटकर मम्मी जी को लेने के लिए इंडिया आएंगे। जो पुत्र अपने पिता की बीमारी में माँ के बार बार बुलाने पर भी नहीं आया था, क्या वह दोबारा इनको लेने के लिए आएगा? इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि वह मंजरी भाभी के गुलाम हो गए थे। मंजरी भाभी मम्मी जी के सामने ही अनुपम भैया से ऐसा व्यवहार कर रही थी, तो वह अमेरिका लौट जाने के बाद उनके ऊपर इंडिया वापस ना जाने के लिए पूरा दबाव डालेंगी। अनुपम भैया के प्रस्ताव को मम्मी जी द्वारा मान लिए जाने से मैं विवश हो गया था। उनके इतना कहते ही अनुपम भैया को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वह तुरंत मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, माँ, आपका वीज़ा पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हम लौट कर आएंगे और आपको न्यूयॉर्क ले चलेंगे। इन लोगों के षड्यंत्र में मम्मी जी को फंसते हुए देखकर उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ
दया की भावना भी थी। घर के ही चिराग ने घर में आग लगा दी थी और यह देख मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। खैर, नियति ने उनके भाग्य में जो लिखा था वही घटित हो रहा था। उन लोगों ने इनको वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया और दूसरे दिन न्यूयॉर्क के लिए चले गए थे। श्याम किशोर के पूरी कहानी सुना देने के बाद प्रभाकर जी से कहा, प्रभाकर जी, आज लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अनुपम भैया का वह 2 हफ्ते का समय अभी भी नहीं बीता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उन लोगों ने इनसे बात करना ही बंद कर दिया है। इससे इनके मन को गहरा धक्का लगा है। इसलिए यह जब भी किसी पति पत्नी को साथ में आया हुआ यहाँ देखती हैं, तब इनके व्यथित आत्मा को बहुत कष्ट होता है। यह उन्हीं दिनों की याद कर अपने कमरे में चली आती हैं। इनसे मैंने कई बार कहा है कि मम्मी जी, आप चलिए, आदर सहित मेरे घर में रहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मुझ जैसे एक अनाथ को माँ के समान स्नेह देने वाली मम्मी जी के प्रति मेरा प्यार मुझको यहाँ खींच लाता है। मैं प्रत्येक सप्ताह बिना नागा यहाँ पर आता हूँ। उनको जब भी मेरी आवश्यकता होती है मुझको फ़ोन कर देती हैं। इनके एक फ़ोन पर मैं दौड़ा चला आता हूँ। पापा जी की मृत्यु के बाद मम्मी जी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अच्छी धनराशि मिल जाती है। इनको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम में अपनों का प्यार वृद्धजनों के लिए एक टॉनिक के समान कार्य करता है। प्रभाकर और सोनिया को दमयंती जी के साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा किए गए विश्वासघात की घटना को सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इकलौता पुत्र अपनी माँ से ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। श्याम किशोर के द्वारा बताई गई कहानी को सुनकर दमयंती जी के सामने वही घटना नजर आने लगी थी, इसलिए उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। प्रभाकर जी की पत्नी सोनिया ने उनके बगल में बैठकर उनके आंसू पोंछते हुए उनसे कहने लगी, माँ जी, आपके साथ जो बीता है वह अकल्पनीय और मन को झकझोर देने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनको कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। आप उनके लिए व्यर्थ में आंसू बहा रही हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से आप प्रभाकर और मेरे लिए माँ के समान हैं। कोई आवश्यक नहीं कि खून के रिश्ते ही मजबूत होते हैं। मेरा मानना है कि भावनात्मक रिश्ते जिसमें अंतर्मन का प्रेम छिपा होता है, वह रिश्ते खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं। मेरी इच्छा है कि आप वृद्धाश्रम को छोड़कर हम लोगों के घर में हमारे साथ रहें। इतना कहकर सोनिया ने प्रभाकर की ओर देखते हुए पूछा, क्यों प्रभाकर, आपका क्या विचार है? प्रभाकर जी ने सोनिया से कहा, सोनिया, तुम्हारे नेक विचार को सुनकर आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। हम लोग माँ जी को अपने घर ले चलेंगे। प्रभाकर और सोनिया के दोनों बच्चे, 4 साल का सोनू और 6 साल का मोनू, बाहर अन्य वृद्ध महिलाओं से खेलने में व्यस्त थे। लेकिन जब पापा मम्मी को काफ़ी देर से कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा, तब वह दोनों दौड़कर कमरे में आ गए। सोनिया ने अपने बच्चों का परिचय दमयंती जी से कराया। वह बच्चों से बोली कि बेटा, दादी जी को प्रणाम करो। छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों को प्रभाकर और सोनिया ने अच्छे संस्कार दिए थे। वह दोनों बच्चे दमयंती जी का पांव छूते हुए उनसे बोले, प्रणाम दादी जी। दमयंती जी के लिए यह एक सुखद पल था। उन दोनों बच्चों के निश्चल प्रेम को देखकर दमयंती जी ने उन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। सोनिया का छोटा बच्चा, 4 साल का सोनू, कुछ अधिक चंचल है। उसने तुरंत ही दमयंती जी से तोतली आवाज़ में अपने मन की शिकायत कह डाली, दादी जी, सब लोग मेरे साथ खेलते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं खेलती हैं? चलिए मेरे साथ खेलिए ना। उस बच्चे की मीठी आवाज़ को सुनकर दमयंती जी सारे दुखों को पल भर के लिए भूल गईं। वह बच्चों से बोली, हाँ बेटा, हम आपके साथ ज़रूर खेलेंगे। चलिए हम लोग बाहर खेलते हैं। प्रभाकर जी के दोनों बच्चे दमयंती जी के साथ खेलने लगे। यह दृश्य देखकर वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि दमयंती जी इन बच्चों के साथ खेलते हुए हंसी ठहाका लगा रही हैं। यह दृश्य देखकर श्याम किशोर की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। आज वर्षों बाद उसने मम्मी जी को प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए देखा है। वृद्धाश्रम में प्रभाकर और सोनिया को आए काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। वह चलने की तैयारी करने लगे थे। उन्होंने दमयंती जी से अपने घर चलने के लिए पुनः आग्रह किया, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। श्याम किशोर ने भी उनको बहुत समझाया। प्रभाकर और सोनिया
उनको घर ले जाने की जिद करने लगे थे। तब दमयंती जी प्रभाकर और सोनिया के आत्मीय व्यवहार एवं प्रेम भरे आग्रह को ठुकरा नहीं पाई थी। दो नन्हे मासूम बच्चों के उनके प्रति लगाव भी एक कारण था, इसलिए वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात प्रभाकर और सोनिया दमयंती जी को अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए थे। उनको छोड़ने के लिए श्याम किशोर भी उनके साथ हो लिया था। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही दमयंती जी एवं श्याम किशोर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह लोग प्रभाकर जी के घर को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि यह दमयंती जी का वही बंगला था जिसको अनुपम ने एक ब्रोकर को बेच दिया था। दमयंती जी ने प्रभाकर से पूछा कि बेटा, यह मकान तुम्हें कहाँ से मिला? प्रभाकर ने बताया, माँ जी, इस मकान को मैंने 4.5 वर्ष पूर्व एक ब्रोकर से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? जब दमयंती जी ने प्रभाकर को बताया, बेटा, यह मेरा ही बंगला है जिसको मेरे बेटे अनुपम ने 80 लाख रुपए में बेच दिया था। यह सुनकर प्रभाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि माँ जी, यह मेरे लिए कितनी सुखद बात है कि एक बेटे ने आपके सपने के बंगले को बेच दिया था, लेकिन आपके दूसरे बेटे ने उसको पुनः खरीद लिया है। आपका मकान अब आपको वापस मिल गया है। यह मकान मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा है। इस मकान में जब से मैं आया हूँ, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन यह मेरे लिए और भी सुखद है कि आज इस मकान की वैभव लक्ष्मी पुनः इस मकान में वापस आ गई है। इस प्रकार दमयंती जी को प्रभाकर और सोनिया के रूप में बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। वह लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्याम किशोर का भी आना जाना लगा रहता। दोस्तों, यह केवल कहानी नहीं है, ये आजकल की सच्चाई है। वृद्धाश्रम में रह रहे ज़्यादातर माता पिता अपनी संतान की उपेक्षा के शिकार हुए होते हैं। वृद्धावस्था में माता पिता की ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होती हैं, उन्हें बस प्रेम भाव चाहिए होता है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें हमेशा खुश रखें, क्योंकि माता पिता हमारे जीवन की एक अहम सच्चाई हैं, जिसे हम कभी ठुकरा नहीं सकते और ना ही ठुकराना चाहिए। इस कहानी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।